हल्का सा टच करना है सिर्फ। ठीक, चलिए देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स। और मैथमेटिकल फिजिक्स किस लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि फिजिक्स को आप इसके बिना नहीं समझ पाएंगे। जो 11-12 का फिजिक्स है, जो आगे जाकर हायर इंजीनियरिंग में आएगा आपको, अभी जो भी पढ़िएगा, और मान लीजिए गलती से आपने इंजीनियरिंग किया, मान लीजिए गलती से, लेकिन जनरली कोई करना नहीं चाहता है। रीज़न क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है। सही ढंग से इंजीनियरिंग करना बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट उन लोग के लिए उस खास करके है जिनको कि मन नहीं है इंजीनियरिंग करने का। मेरा अपना बिलीव ये है कि आप यदि बीटेक करते हैं, और जैसे मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया, आप मैकेनिकल या सिविल इंजीनियरिंग से करते हैं, बाकी और ब्रांचेस के बारे में हमको उतना डिटेल नहीं पता, लेकिन हाँ ये ज़रूर पता है कि यदि आप सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग करते हैं तो एक तरह से समझिए कि आपके सोचने का, दुनिया को देखने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। आप जिस तरह से किसी चीज़ पर सोचते हैं, सोचेंगे आफ्टर बीटेक, इन जनरल कोई जनरल पर्सन है वो उस चीज़ को अलग तरीके से देखेगा। सेम चीज़ अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा। आप ज़्यादा प्रिसाइजली उस पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, प्रिसाइजली आप उस पर उसका एनालिसिस कर सकते हैं, प्रिसाइजली आप उसके बारे में सोच सकते हैं। ये सारा चीज़ 4 साल की पढ़ाई में होगा, ठीक है। इसलिए इसको इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि आपके माइंडसेट बदल जाता है। आपके पास वो सारे इंफॉर्मेशन होते हैं बेसिक लेवल के, जिससे आप किसी भी प्रोडक्ट को बना सकते हैं, ठीक है। जो फ़ोन आप यूज़ करते हैं, या जिस गाड़ी पे आप चलते हैं, जिस ट्रेन में आप जा रहे होते हैं, जिस बस में आप चढ़ रहे होते हैं, या जिस तरह के बिल्डिंग्स या कंस्ट्रक्शंस आप देख रहे होते हैं, वो सारा चीज़ को देखने का तरीका आपका अलग होता है। एक जनरल आदमी क्या है, एक जनरल आदमी ट्रेन का वेट करता है, और एक यदि उस तरह का नॉलेज है उसके पास, या उस तरह का उसके पास एक्सपीरियंस है, तो वो ट्रेन के मोशन को देखता है। आप ट्रेन को देखते हैं, वो ट्रेन के मोशन को देखता है। आप ट्रेन के अंदर बैठते हैं, वो ये देखने की कोशिश करता है कि ट्रेन वर्क कैसे कर रहा है। समझ गए? तो सोचने का तरीका बहुत अलग होता है। आप जैसे सिंपल सा एक ग्लास, उसमें आधा पानी भरा हुआ है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है एक, उसके आधा पानी भरा हुआ है। जनरली लोग क्या करते हैं, अभी के समय में जनरली लोग क्या करते हैं, उसमें से देखते हैं कि आधा ग्लास खाली है। लेकिन जो पॉजिटिव माइंडसेट का आदमी है वो क्या देखता है, नहीं आधा ग्लास भरा हुआ है, उससे मेरा काम चल सकता है। और जो नेगेटिव माइंडसेट के लोग हैं वो देखते हैं कि अरे इसमें आधा ग्लास तो खाली है, मेरा काम कैसे होगा, ठीक है। तो वो माइंडसेट की बात होती है। उसके बाद अप्रोच की बात होती है। धीरे 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 कोई चीज़ डेवलप होता है, अचानक कोई चीज़ डेवलप नहीं होता है। आपने मर्सिडीज बेंज का नाम सुना है? मर्सिडीज बेंज कंपनी, उसका बॉटम लाइन है, जैसे हम लोग ज्ञान विद्या मंदिर का बॉटम लाइन क्या है? हाँ, लिटरेसी टू एजुकेशन। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हमारे पास स्टूडेंट आते हैं तो वो लिटरेट होते हैं बट एजुकेटेड नहीं होते। तो लिटरेसी और एजुकेशन में क्या डिफरेंस है, इस पर बहुत बहुत बड़ा कहानी है। आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, ये एक लंबी कहानी है जो आपको समझने में आएगी। बस अभी आप ये समझिए, एक छोटा सा, एक ओवरऑल, एक मोटा मोटी जो आपको अंतर बताए वो ये है कि लिटरेट पर्सन और एजुकेटेड पर्सन में सबसे मेजर डिफरेंस इस बात का है कि एजुकेटेड पर्सन को पता है कि हमको, मेरे लिए और मेरे से जुड़े लोगों के लिए क्या सही है क्या गलत है। लेकिन एक लिटरेट पर्सन है तो उसको सिर्फ ये पता है कि ये लैंग्वेज कैसे लिखा जाएगा, ये चीज़ कैसे लिखा जाएगा। लिटरेट पर्सन एजुकेटेड हो भी सकता है, नहीं भी सकता है, लेकिन यदि कोई एजुकेटेड पर्सन है तो वो लिटरेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब यदि कोई इलिटरेट पर्सन है, लिखा पढ़ा जो नहीं जानता है कुछ पढ़ाई लिखाई, वो भी एजुकेटेड हो सकता है। मतलब एजुकेशन डजंट कन्फाइन विथ लिटरेसी। इफ अ पर्सन डजंट नो हाउ टू राइट even a single word, the person can be educated। एक आदमी एजुकेटेड हो सकता है। तो एजुकेटेड कौन होता है? जिसको ये पता है कि मेरे लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे लिए क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। समझ गए? उसको ये पता होता है और उसी की बेस पे वो डिसीजन लेता है। और जो लिटरेट पर्सन होता है, लिटरेट पर्सन चोर हो सकता है लेकिन एजुकेटेड पर्सन चोर नहीं हो सकता। समझे? तो लिटरेट पर्सन चोर कैसे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। लोग आप एग्जामिनेशन पास करने के बाद डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। डॉक्टर जो है वो हॉस्पिटल में घोटाला करता है, इंजीनियर अपने फर्म में घोटाला करता है। करते हैं कि नहीं?
सब अपनी जगह पर घोटाला करते हैं। तो जो ऐसा कर रहे हैं वो लिटरेट तो हैं लेकिन एजुकेटेड नहीं, क्योंकि एजुकेटेड आदमी को पता है कि सही क्या है और गलत क्या है, वो कभी गलत काम नहीं करता। समझ गए, एक मेजर डिफरेंस। इसीलिए हम लोगों ने उसको नाम रखा है बॉटम लाइन। तो मर्सिडीज बेंज का बॉटम लाइन क्या है? मर्सिडीज बेंज का बॉटम लाइन उनको कहा जाता है कि एवोल्यूशन सिंस 1925 19 समथिंग कुछ उसका एवोल्यूशन, मतलब वहाँ से उन्होंने आज तक जो कार बनाई है उसमें ये एवोल्यूशन लाया है। पहले कार कैसे था? कार नहीं था, पहले साइकिल था, साइकिल से बाइक, बाइक से कुछ थ्री व्हील्स जोड़ा गया, इस तरह से इवोल्यूशन हुए। अब हम लोग के पास वो कार दिखता है, तो क्या उसको बनने में 125 साल लगे? तो आपको कोई भी, मान लीजिए कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है या कोई प्रोफेशनल नॉलेज गेन करना है, वो एक दिन में तो होगा नहीं होगा, उसमें समय लगेगा। जैसे बीटेक करने में 4 साल लगता है, 4 साल से कम में बीटेक नहीं हो सकता, ठीक है। एमबीबीएस करने में 4.5 ईयर्स लगते हैं एटलीस्ट, तो वो लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग जो आज टॉपिक देख रहे हैं उस टॉपिक की खासियत क्या है? वो टॉपिक की खासियत ये है कि ये यदि हमको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा, अचानक तो आएगा नहीं, स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा, तो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट हमको आसान लगेंगे, फिजिक्स हमको आसान लगेगा क्योंकि उसका थीम हमको पता है। और यदि इस थीम को हम नहीं समझ पाएंगे तो फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट लगेगा। कौन से क्लास का फिजिक्स? स्पेशली 11th और 12th का, क्योंकि ये बेस है, यही चीज़ का फिजिक्स आगे जा करके हम लोग इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे। इसलिए 9-10 का फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 9-10 का फिजिक्स को तो एक अच्छे लेवल पे हम लोग 11-12 में देख ही रहे हैं, इसका वैल्यू वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। समझ गए? तो इसको बहुत अच्छे से करिएगा ताकि फिजिक्स आपको समझ में आए, 11th भी आएगा, 12th भी आएगा। समझ गए? तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स से। मैथमेटिकल फिजिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स में इसका नाम मैथमेटिकल फिजिक्स क्यों पड़ा है? इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है द मैथमेटिक्स, ध्यान से देखिएगा, लिखना नहीं है, मैथमेटिक्स which is used in physics, जो फिजिक्स में यूज होने वाला मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो कौन कौन से मैथमेटिक्स फिजिक्स में यूज होने वाले हैं? इन जनरल मेनली 2 तरह के, ऐसे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ही, लेकिन थोड़ा सा मेनली हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस, ठीक है, इन जनरल यूज करेंगे। बाकी थोड़ा बहुत तो अलजेब्रा का यूज होता ही है, हल्का फुल्का ये सब रहेगा ही। और हम लोग वेक्टर अलजेब्रा तो देखा ही है, अभी हम लोग ने वेक्टर पढ़ा तो उसमें वेक्टर अलजेब्रा देखा। क्या 3 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन 7 न्यूटन हो सकता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन 3 kg प्लस 4 kg हमेशा होगा ही होगा। तो ये डिफरेंस, इसीलिए हम लोग वेक्टर अलजेब्रा पढ़े। अब मैथमेटिक्स में हम लोग आ रहे हैं कि जो मैथमेटिक्स यूज करेंगे हम लोग फिजिक्स में, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री में कुछ पोर्शन यूज करेंगे, कुछ पोर्शन हमारा कैलकुलस में यूज होगा। मैथमेटिक्स वाले इसको पूरा डिटेल में देखते हैं, लेकिन जो बायोलॉजी वाले हैं उनको आगे ये पढ़ना नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब इसमें जैसे मैथमेटिक्स क्यों, मतलब जो एक एस.सी. वर्मा सर हैं, नाम सुना है इनका? तो एस.सी. वर्मा सर का कहना है, उनके एक बुक में कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक है, उसमें लिखा हुआ है कि मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। लैंग्वेज क्या हुआ? जैसे मान लीजिए हम अपने एक्सप्रेशन को, हम अपने विचारों को, अपने थॉट्स को, अपने थॉट प्रोसेस को आपको बताना चाहेंगे, आपको बताना चाहते हैं, तो हम कोई लैंग्वेज यूज़ करेंगे। जैसे अभी हम जो चीज़ें बोल रहे हैं वो हिंदी लैंग्वेज में है जनरली, तो एक लैंग्वेज यूज़ करेंगे जिस लैंग्वेज को आप समझेंगे, तभी तो हम वो चीज़ें आपको समझा पाएंगे।
मान लीजिए कि आप हिंदी समझते हैं और हम कन्नड़ में कुछ बोले तो आपको समझ में आएगा। तो कहने का मतलब वो लैंग्वेज जिससे कि हम एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने विचारों को, वो भाषा हम आपके सामने कहेंगे। तो फिजिक्स को समझना है, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझना है, तो उसके लिए जो भाषा यूज किया जाएगा, जो लैंग्वेज यूज किया जाएगा, वो लैंग्वेज कौन सा होगा? मैथमेटिक्स। यदि जिस इन जनरल स्टूडेंट्स लोगों का फिजिक्स वीक होता है, जनरल मतलब साइंस जितने भी स्टूडेंट्स हैं, साइंस के स्टूडेंट, उसमें ज़्यादातर जनरली बच्चों में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में सबसे वीक होता है उनका फिजिक्स। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में क्या एंगेज है? मैथमेटिक्स। तो आप जिसका मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगा उसका फिजिक्स स्ट्रांग होना चाहिए, होता भी है। 90% 95% केसेस में जिसका मैथ अच्छा है उसका फिजिक्स अच्छा होता भी है। लेकिन कुछ परसेंट में, खासकर स्पेशली मेजोरिटी किस में, बायोलॉजी में, उसमें क्या होता है कि उनको मैथमेटिक्स पढ़ना नहीं होता उस तरह से। ठीक है, कुछ परसेंट बच्चे जिनका बायोलॉजी बहुत बढ़िया होता है इसलिए वो बायोलॉजी लेते हैं, और एक ज़्यादातर पॉपुलेशन ऐसा है जिनका कि मैथ अच्छा नहीं होता इसलिए वो बायोलॉजी लेते हैं। ठीक है, एक बड़ा पॉपुलेशन है जिनका कि मैथ अच्छा नहीं है इसलिए वो बायोलॉजी लेते हैं, और ये भूल जाते हैं कि फिजिक्स में तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो फिजिक्स में तो पढ़ना ही है, और आप चाहेंगे कि नीट क्वालिफाई करें तो फिजिक्स को तो इग्नोर कर नहीं सकते, आप किसी कीमत पे इग्नोर नहीं कर सकते। आप यदि 45 क्वेश्चंस में यदि 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन से आपने कम बनाया है तो आप ऐसे भी बाहर हो गए। ठीक है, आइए अब यहां पर देखिए, तो मैथमेटिक्स लैंग्वेज है फिजिक्स का। जैसे एग्जांपल देते हैं हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स, जैसे मान लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स है F बराबर Gm1m2 बाई आर स्क्वायर, ऐसा है ना। तो ये जो टर्म्स हैं ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि इस अरेंजमेंट में है। हम ऐसा कह सकते हैं कि G का वैल्यू पुट करेंगे, M दोनों मासेस का वैल्यू पुट करेंगे और उनके बीच का सेपरेशन का वैल्यू पुट करेंगे तो हमको फोर्स मिलेगा। तो हमने यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन लिखा है वो मैथमेटिकल टर्म्स में, कैसे M1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? M2 से, तो मल्टीप्लीकेशन आ रहा है। G भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये सारे टर्म डिवाइड किससे हो रहे हैं? आर स्क्वायर से। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी हम लोग को बेसिक मैथमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स का नॉलेज मतलब मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, डिवीजन कैसे होगा, कौन फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट है, ये सारा चीज़ तो हम लोग आगे देखेंगे। तो मैथमेटिक्स और फिजिकल कॉन्सेप्ट दोनों से मिलकर बना है फिजिक्स, मैथमेटिक्स और फिजिकल कॉन्सेप्ट। ये जो फॉर्मूला लिखा गया है ये फॉर्मूला फिजिकल कॉन्सेप्ट से आया है। आप सोचेंगे कि क्यों आर स्क्वायर ही डिनोमिनेटर में होगा, वो हमारा फिजिकल कॉन्सेप्ट से आया है। कैसे? यदि दो मासेस एक दूसरे से दूरी पर हैं, मान लीजिए 1 मीटर पर हैं, तो उनके बीच का जो अट्रैक्टिंग फोर्स है यदि उनके सेपरेशन को बढ़ा देंगे तो घटेगा कि बढ़ेगा? अरे फिर से क्या बोला, बोलिए। यदि दो मासेस हैं उनके बीच का सेपरेशन बढ़ा दिया जाएगा तो उनके बीच का फोर्स बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। इसका मतलब है कि सेपरेशन आर बढ़ने से एफ घटेगा, तो आर को नीचे आना होगा डिनोमिनेटर में। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब व्हेन सेपरेशन बिटवीन टू मासेस विल इंक्रीज द फोर्स विल डिक्रीज। इफ द सेपरेशन बिटवीन टू मासेस विल इंक्रीज then force will be more dominating, वो ज़्यादा डोमिनेट करेगा, वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। यदि इनसिग्निफिकेंट है तो इनसिग्निफिकेंट से सिग्निफिकेंट हो जाएगा, इम्पोटेंशियल से पोटेंशियली एक्टिव हो जाएगा। इसको बहुत सारे तरीके से हम कह सकते हैं, और हम इसको कंक्लूड ऐसे कर सकते हैं कि यदि सेपरेशन बढ़ेगा फोर्स घटेगा, सेपरेशन घटेगा फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, ये हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं। जैसे मैग्नेट है, मैं एक साइड में मैग्नेट रखिए और दूसरे साइड में आप कोई भी मेटल रखिए, मतलब आयरन का कोई भी ब्लॉक रखें, दोनों के बीच का सेपरेशन घटाएंगे, अट्रैक्ट कर लेगा। और यदि सेपरेशन दोनों का बढ़ा देंगे तो अट्रैक्ट नहीं करेगा। देखें, ऐसा किए हैं कभी आपने जीवन में मैग्नेट देखा है और उसको अट्रैक्ट करते हुए देखा है? तो उसमें क्या होता है, जितना सेपरेशन दूर है उतना ही आप मतलब कि वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। जैसे 11,000 वाट का जो वोल्ट का जो वायर जाता है, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाता है, उस वायर के जितना नज़दीक आप जाएंगे वो आपको अट्रैक्ट कर लेगा, फिर आपका माला टंगेगा, आपका फोटो
ऐसे करते हुए उसमें माला टंगी है, फिर लोग बात करेंगे थे। हाँ, चेक करने गए थे ग्रेविटेशनल ये इलेक्ट्रिक फोर्स के थे। हाँ, चेक करने गए थे, मात्र चेक करने गए थे, लौटे ही नहीं। ठीक है, हाँ, चेक भी नहीं कर रहे, अपना अनुभव नहीं बता पाए। बोले थे हम चेक करके बताते हैं तुम लोग को, गए चेक करने के लिए, अनुभव नहीं बता पाए। समझ गए? तो ये सेपरेशन, ये चूंकि उन्होंने ये नहीं पढ़ रखा था, उन्होंने ये नहीं देख रखा था कि सेपरेशन घटेगा तो फोर्स बढ़ जाएगा। समझ गए? तो ऐसे भी आप ये जो एक्सप्रेशन आया है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोगों ने फिजिकल कॉन्सेप्ट से लाया है। ठीक है, जैसे और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे, अब हम लोग इस पे आते हैं डायरेक्ट। तो मैथमेटिक्स लैंग्वेज है फिजिक्स का, इसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें आगे क्या समझ सकते हैं, आगे हम लोग बेसिक जो मैथमेटिक्स है उसको लेकर चल सकते हैं। तो इसको पहले पॉइंट लिख लीजिए, जो पॉइंट्स कुछ लिखा देते हैं, फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं। ठीक है, कौन खतरों से खेल रहा है, किसका कैप फेंका रहा है यार? अरे भाई ठीक है, पढ़ रहे हो तो माहौल क्यों बना रहे हो? आप लोग मेरी बात से सहमत हैं, और यदि सहमत नहीं है तो हमसे बात करिएगा। ठीक है, आइए अभी देखिए ध्यान से। एक सर्कल है ना, सेंटर पॉइंट है ये, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ओ पॉइंट बोल सकते हैं। सेंटर पॉइंट है ये, ठीक है, सेंटर पॉइंट ओ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स डैश है और ये वाई डैश। ठीक है, यहां पर कोई पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट का नाम हम पी रखते हैं, कोऑर्डिनेट कितना, एक्स कॉमा वाई। ठीक, और इस पॉइंट पर, ये सेंटर पॉइंट है, इसको ओ कहते हैं, ये ऑरिजिन है, ऑरिजिन है ये। ठीक है, अब इसको यहां से यहां मैच करा दिए, यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, इस पॉइंट को हम एम मान लिए। ठीक है, अब यहां पर इसके ही पैरेलल में एक पॉइंट हम लेते हैं, ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम हम क्यू रखते हैं, पॉइंट का नाम क्यू है और इसका कोऑर्डिनेट माइनस एक्स कॉमा वाई होगा। अब इसी के पैरेलल में हम रखते हैं, यहां से आगे आ जाइए, इस पॉइंट का नाम, और फिर यहां से इस पॉइंट का नाम। तो इस पॉइंट का नाम क्यू रखें, इस पॉइंट का आर रखते हैं माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई। ठीक, और ये पॉइंट का एस नाम रखते हैं माइनस एक्स, सॉरी एक्स कॉमा माइनस वाई। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये एंगल थीटा, इसको हम एक्स कह सकते हैं, ओ से एम, और एम से पी क्या होगा, वाई होगा। ठीक है, तो आते हैं फॉर ट्रायंगल किसके लिए, फॉर ट्रायंगल ओ एम पी। ठीक है, तो वहां पर हम साइन थीटा ले सकते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होगा, बोलिए। इस डिस्टेंस को हम r मान लेते हैं, और r इज इक्वल टू रूट अंडर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। तो यहां पर हम मानते हैं y बाई r। ठीक है, कॉस थीटा क्या होगा, x अपॉन r होगा, tan थीटा क्या होगा, y अपॉन, हो गया। अब ट्रायंगल कौन सा, o q, अब इस पॉइंट को हम मान लेते हैं n, तो o q n में आते हैं। ठीक है, यहां से इसको मैच कराएंगे हम, ये एंगल को हम थीटा मानते हैं, और एंगल with anti-clockwise rotation is taken as positive। ये ध्यान में रखिएगा, ये हमारा जनरल कन्वेंशन है। जनरल कन्वेंशन कैसे, जैसे मान लीजिए कि पॉजिटिव एक्स में, इसको हम पॉजिटिव एक्स मानते हैं, तो जो भी ओ से इधर आएगा एक्स वो पॉजिटिव होगा,
O से नेगेटिव x उधर मानते हैं हम लोग, तो इस साइड में जो भी x होंगे वो नेगेटिव होंगे। ये हमारा एजम्पशन है। कोई इसके लिए ऐसा नहीं है कि हाँ इस साइड को नेगेटिव x नहीं मान सकते हैं, मान सकते हैं। हमने एक जनरल एजम्पशन डेवलप किया है, यूनिवर्सली ये डेवलप किया है कि ऑरिजिन से राइट साइड में जाएंगे तो हमको पॉजिटिव x मिलेगा, और ऑरिजिन से लेफ्ट साइड में जाएंगे तो नेगेटिव x मिलेगा। ऑरिजिन से अपवर्ड जाएंगे तो पॉजिटिव y मिलेगा, ऑरिजिन से नीचे जाएंगे तो नेगेटिव y मिलेगा। समझ पाए? तो उसी तरह हमने यूनिवर्सली ये एक एजम्पशन फॉलो किया है, कन्वेंशन फॉलो किया है कि यदि मेजरमेंट एंगल का एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, मतलब हमने एक्स एक्सिस से मेजरमेंट स्टार्ट किया, जब भी मेजरमेंट होगा तो एक्स एक्सिस से होगा। मेजरमेंट इज टेकन फ्रॉम एक्स एक्सिस होगा। तो यहां पर, यहां देखिए, यहां पर तो एंटी क्लॉकवाइज लिया गया है तो थीटा पॉजिटिव है। और यदि हमारे पास तो और दो पॉइंट्स लेने हैं, हमको दो और पॉइंट्स लेने हैं ना, एक पॉइंट मान लीजिए ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। तो आप यदि यहां से ये एंगल लेते हैं तो ये थीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा क्या? मतलब कौन से ट्रायंगल के लिए? ट्रायंगल ओ एस एम, उस ट्रायंगल के लिए थीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा। आप यहां पर ये एंगल ले रहे हैं तो आप इसको थीटा मान लीजिए, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा। ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ऐसा क्या? ये एंगल को आप थीटा मान रहे हैं तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना होगा, बोलिए। हाँ होगा। तो अभी हम किस ट्रायंगल में हैं, ओ एम पी की में है। तो ओ एम पी में हम इतना लिख दिए। अब हम किस में आ रहे हैं, ओ क्यू एन में। तो ओ क्यू एन में आ रहे हैं, तो ओ क्यू एन में आ रहे हैं। उससे पहले हम उसको छोड़ देते हैं, स्टेप बाय स्टेप चल लेते हैं। तो ओ पी और इस पॉइंट को मान लीजिए सी पॉइंट, इस पॉइंट को मान लीजिए डी। कहानी समझ पा रहे हैं आप लोग? कहानी को गहराई से समझ रहे हैं कि सिर्फ आंख मीच रहे हैं? समझ पा रहे हैं? क्लियर है सब कुछ? तुम लोग के लिए बोल रहे हैं, खासकर जिनको कि 9-10 की मैथ में दिक्कत है। ये 9-10 चल रहा है अभी, समझ गए? इसको एकदम रट जाइए जैसे हम रटे हुए हैं, ठीक है। हालांकि मैंने रटा नहीं है, रटना इज नेगेटिव वर्ड, मतलब आप उसे कॉन्सेप्ट को समझ जाइए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए, वो चीज आपके माइंड में आ जाएगा, ठीक है। आइए यहां पर, तो अब हम कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ओपीसी। ओपीसी की बात कर रहे हैं। इस एंगल को हम क्या मान रहे हैं, 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये एंगल कितना है और टोटल 90 होगा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा। तो हम आ रहे हैं साइन π/2 माइनस थीटा, मतलब 90 मतलब π/2 कितना हुआ। अब इस ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल, ओ पी सी में आप ये एंगल राइट एंगल है, तो आपको इसमें पूछ रहा है कि आपको साइन 90 माइनस थीटा बताना है। तो परपेंडिकुलर बाय क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। तो परपेंडिकुलर कितना है, x बाय हाइपोटेनस कितना है, तो x बाई आर क्या है। तो इस कहानी से हमने ये सीखा कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। क्या इस बात से सहमत हैं कि आपको बैग से निकाल के कुछ मारने का मन कर रहा है, मतलब मेरी बात से सहमत नहीं है? सहमत हैं? अच्छा ठीक, इसको एकदम ध्यान से समझिएगा। उसी तरह आ जाइए कॉस पे, आ जाइए, कंसंट्रेशन हाई रखिए और अभी कुछ मत सोचिए कि चाय बनेगा कि नहीं बनेगा, फोकस रखिए यहां पर, ठीक है। चाय बन के रहेगा किसी भी कीमत पर, उसको बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। ऐसे बोलिए, बात छोटा सा है लेकिन कैसे बोल रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए। जैसे हम बताए ना कि हम आप लोग क्लास में थे, मेरे हाथ में कंपास लग गया, सर मैं घायल हो गया। घायल एक ऐसा वर्ड है जनरली लड़ाई के युद्ध में यूज किया जाता है, लेकिन नहीं,
बातों को हाइप करना शुरू से हमको आता है, जो बातों को एग्जीक्यूट करना जो चीज़ें होती हैं उसमें हम बहुत एक्सपर्ट, क्योंकि हम लिखते थे। अब तो बहुत कम समय मिल पाता है इसलिए लिख नहीं पाते हैं। कुछ भी लिखना हो, राइटिंग करना हो, पैराग्राफ लिखना हो, आर्टिकल्स लिखना हो, मेरा आर्टिकल्स बहुत सारे न्यूज़पेपर में प्रिंट होता है, मतलब अभी नहीं, जब दिल्ली में थे तब। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा आपके पास होना भी चाहिए उस तरह का। तो हम बहुत सारी चीज़ों को रिलेट करके बहुत अच्छे से लिखते थे। अभी भी बहुत सारी चीज़ों पे लिख सकते हैं, लेकिन समय नहीं मिल पाता है। तो उसमें जो राइटर्स होते हैं, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी राइटर्स वो चीज़ों को बहुत थोड़ा सा हाइप करके बताएंगे, थोड़ा सा वो चीज़ों को ना थोड़ा सा फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे, अच्छा लगे। हाँ ठीक है, जैसे आप कोई सीरियल देखे हैं, सास बहू का सीरियल, सास सोच रही है, सास के दिमाग में चल रहा है, विनीता आखिर मेरे कमरे में क्यों गई, अभी क्यों गई, पूरा पीछे आवाज, पूरा म्यूजिक आ रहा है, उसी बीच में क्या हो रहा है, आखिर उसने मेरी अलमारी क्यों खोली है, वो आके देखना क्या चाह रही है, पूरा चल रहा है इसी तरह। और जब वो वहाँ अपने उसके घर से, उसके कमरे से निकली, तो इधर से आवाज़ तो वो उसकी सासू माँ उधर गई, वो ऐसे चौंक गई। जब ऐसे चौंकी तो एक एंगल से, दो एंगल से, तीन एंगल से, चार एंगल से चौंकी, चार एंगल से लगातार चौंकी। उसको बोला होगा कि देखिए मैडम आप इधर से चौंक गई हैं, अब इधर से चौंकी। उस चौंकने को बालाजी टेलीफिल्म ने वायरल बना दिया, समझ गए। और उसमें कॉमन है, पूजा हो रहा है, दिया बुझने वाला है, कुछ अशुभगुण हो रहा है। अब उसको देख करके किसी साधारण घर में किसी मेड ने एक गिलास तोड़ दिया। अब उस घर के जो मालकिन है, इसने जानबूझ के फोड़ा है। आइए, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, इसमें हम लोग हैं, अभी हम लोग इसमें हैं, तो बेस बाई हाइपोटेनस होगा, तो बेस कितना है, y बाई। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिल रही है कि यदि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा है, पाई बाई 2 ऑड रखते हैं हम लोग, उसको ऑड है, ऑड माइनस थीटा है तो उसका उल्टा हो जाएगा, साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन हो जाएगा। ठीक है, चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव दोनों नहीं होता, इसलिए नेगेटिव नहीं होगा। अब आ जाइए टैन के लिए, टैन पाई बाई 2 माइनस थीटा, बोलिए टैन क्या है, वाई बाई एक्स है ना। अब यहां पर देखते हैं पाई बाई 2 माइनस थीटा में टैन क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर बाई बेस कितना, एक्स बाई वाई, तो ये कॉट थीटा होगा, अरे होगा, अरे जब tan थीटा y बाई एक्स है तो x बाई वाई क्या होगा, हम मानते थे हैं, लेकिन इस लेवल पर थोड़ा लेवल कम कीजिए। ठीक है, आपको जब ये कंफ्यूजन है कि y, जब y बाई एक्स लिखा हुआ है tan थीटा, तो x बाई वाई क्या होगा, क्या समझ रहे हैं शुभम, संतुष्ट हो ना, ठीक लग रहा है ना, ये गुस्सा नहीं ना रहे हो। ये पढ़ा रहा है, ये पढ़ा के, कुछ लोग स्टूडेंट होते हैं, पिछले साल बैच में यही हुआ, आगे पीछे वाला सब समझ रहा है, आगे वाला गुस्सा है, क्या हुआ सर, ये पढ़ाने के लिए आप हमको यहाँ बुलाए हैं। थैंक गॉड इस बैच में लगभग सब ठीक है। आइए, तो ये हो गया। अब यहां पर हम लोग आ गए, अब आते हैं ट्रायंगल कौन सा, देखिए ओ सी क्यू, ओ सी क्यू में आते हैं। अब आप ही बोलिए ओ सी क्यू में हम क्या लिख सकते हैं, ओ सी क्यू में ये एंगल को हम क्या लिख रहे हैं, मतलब ये एंगल, ये टोटल एंगल हो रहा है, ठीक है, तो टोटल एंगल हो रहा है तो इसको हम मान लेते हैं थीटा, इस एंगल को हम थीटा मान रहे हैं। तो एक ट्रायंगल हो गया कौन सा, ओ एन क्यू, उसमें तो ये थीटा है। अच्छा, और यदि हम ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, तो हमको 180 माइनस थीटा के लिए लेना है, मान लीजिए
ठीक है, या 90 प्लस थीटा के लिए लेना है, दोनों में कोई भी एक लेके चल सकते हैं आप। तो आपने जैसे इसको थीटा मान लिया है, तो इसमें आइए, तो इसमें इस ट्रायंगल में इसको थीटा आपने माना है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। तो अब हम लोग इसमें देखते हैं और यहाँ पर डायग्राम बना देते हैं हम। इसको हम थीटा मान रहे हैं, ये पॉइंट Q है और इस पॉइंट को क्या मान रहे हैं, N, और ये पॉइंट O है। अब हमको इसमें लिखना है साइन थीटा। कहाँ हो ओ? अरे OC क्यों नहीं लिख रहे हैं, अभी हम बोल तो दिए कि ये लिख रहे हैं, OQN लिख रहे हैं, अभी उसकी बात कर रहे हैं। तो OQN तो लिखा हुआ है ही, ठीक है। अब इसमें हम साइन थीटा की बात कर रहे हैं, तो साइन थीटा इसमें कितना होगा? बोलिए। इस केस में परपेंडिकुलर बाई, तो y बाई कितना होगा, r, तो सिंपली साइन थीटा इसमें रहेगा। अब आ जाइए इसमें कॉस थीटा, इसमें कितना आएगा, कॉस थीटा इसमें क्या होगा, माइनस एक्स बाई वाई होगा, और आर होगा, माइनस एक्स क्यों, क्योंकि x नेगेटिव होगा ना, यहां जो x होगा वो माइनस एक्स होगा, यहां जो ये y होगा माइनस वाई होगा, यहां जो y होगा वो माइनस वाई होगा, यहां जो x होगा वो पॉजिटिव होगा। समझ पा रहे हैं? अब यहां tan थीटा क्या होगा, tan थीटा बराबर, तो साइन थीटा बाई माइनस कॉस थीटा, तो क्या आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में बात हो रही है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा रहेगा, कॉस क्या हो जाएगा, और tan तो नेगेटिव हो जाएगा, tan भी नेगेटिव है, कॉस भी नेगेटिव है, पॉजिटिव क्या है, साइन, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन आपको पॉजिटिव रहेगा, कॉस नेगेटिव होगा, tan भी नेगेटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। समझ पा रहे हैं? अब आते हैं यहां पर, तो ये 180 माइनस थीटा, तो हम किस एंगल की बात कर रहे हैं, ये वाला एंगल। तो अब हम बात करते हैं, यहां पे ध्यान दीजिए, साइन 180 माइनस थीटा, बोलिए क्या होना चाहिए, तो यहां पर क्या होना चाहिए, माइनस एक्स बाई आर, तो ये माइनस एक्स बाई आर क्या हुआ, माइनस कॉस थीटा। साइन का 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा ही होता है ना। आपके पास एक और फॉर्मूला है, कौन सा, साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी क्या फॉर्मूला है, साइन ए इंटू, अरे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए माइनस बी का, हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया तो क्या दिक्कत है, टाइम सही चीज में खर्च किया आपने, है कि नहीं, कुछ सीखने में खर्च हो रहा है आपका। देखिए यहां पर माइनस थीटा में तो आप जानते हैं कि ऑब्वियसली माइनस, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है इसमें, यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट, चूंकि आपको ध्यान क्या रखना है, पाई बाई 2 यदि रहेगा तो साइन कॉस होगा, कॉस साइन होगा। अब देखना ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या कौन से क्वाड्रेंट में, यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन कॉस चेंज होगा लेकिन पॉजिटिव रहेगा, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में पॉजिटिव रहेगा, और टेन किस में चेंज होगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे वैल्यू पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाइए, चूंकि पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, या पाई माइनस थीटा भी वही चीज है, लेकिन अंतर किस बात में है कि आप एक पाई बाई 2 प्लस थीटा ले रहे हैं, एक 180 माइनस थीटा ले रहे हैं, ठीक है। अंतर यह है कि पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब आप ऊपर से एंगल ऐड कर रहे हैं, और यहां पर माइनस आप नीचे से एंगल माइनस कर रहे हैं, इसलिए कुछ अंतर आ रहे हैं। तो यहां पर भी साइन किस में चेंज होगा, क्योंकि पाई बाई 2 लगा हुआ है तो कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस साइन में होगा, दोनों ही वैल्यू में साइन के कॉस, साइन का जो टर्म रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, और कॉस किस में कन्वर्ट होगा, साइन में, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट है इसीलिए
नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से ध्यान रखना है आपको। अब पाई आ गया तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा। बस अंतर क्या है साइन का। तो यहां पर क्या है पाई माइनस थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो साइन पॉजिटिव रहेगा, कॉस नेगेटिव होगा, टैन भी देखिए टैन भी नेगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कॉस नेगेटिव होगा, टेन पॉजिटिव रहेगा। इस तरह से याद रखना है आपको, ये बाय हार्ट होना चाहिए, कहीं कहीं बहुत सारी जगह पर यूज होगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे लिए इतना ही है। इसके बाद जो हम लोग के लिए हो